हमारी इस नए चैनल सीएस वाला पे। और यहाँ पे जो भी मेरे सीएस ईईटी के एस्पिरेंट्स है, भाई साहब मैं दिशा कार्य आप सभी के लिए एक नया चैप्टर यहाँ पे लेकर आई हूँ, जो कि हमारा चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज इंडियन यूनियन बजट है। ठीक है, इंडियन यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में गवर्नमेंट जो आपके बजट्स बनाती है, ये बजट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल रेवेन्यू, किस तरीके से एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, कैसे गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स, वो गवर्नमेंट देश के भलाई के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करता है, जिससे ये सेक्टर्स अनगिनत ग्रो होते हैं। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके से ये आपकी जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर अ कंट्री होती है, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर अगर चैप्टर की बात करें तो इसमें जो मल्टीपल टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करोगे, उसमें सबसे पहले है आपका यहाँ पे इंडियन यूनियन बजट। तो पहली चीज भाई, बजट क्या होता है ये तो समझ लो। ठीक है, तो बजट क्या होता है, उसमें किस तरीके से आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, ये जो दो टाइप्स ऑफ या सब टाइप्स ऑफ बजट है, इसके बारे में आपको बताएगा। अब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू इनकम क्या है, या कैपिटल इनकम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। राइट, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो आपका फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। टेक्निकली इसमें काफी सारे गवर्नमेंट के एग्जांपल्स भी है, करंट बजट में क्या चीज है जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, किस तरीके से हम ये बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर गवर्नमेंट डेट ले रहा है अपने एक्सपेंडिचर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो डेट के इंप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें इन डिटेल 100% क्लियरिटी के साथ हम इस चैप्टर में यहाँ पे करेंगे। तो भाई आप भी यहाँ पे अपने कमर की पेटी बांधिए और ये उड़ान भरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि इमीडिएटली हम इस चैप्टर की यहाँ पे आप सभी के लिए शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन यूनियन बजट। ये इंडियन यूनियन बजट जो ये पूरा चैप्टर है, जिसके ऊपर ये पूरा आप कह सकते हो चैप्टर बेस्ड है, तो इंडियन यूनियन बजट होता क्या है मेरे बॉस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जब मैं कहती हूं इंडियन यूनियन बजट, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो हमेशा आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि बजट प्रिपेयर कौन करता है, हु मेक्स अ बजट इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उनका काम होता है ये एनुअल बजट यहाँ पे बनाना। जब मैं कहती हूँ एनुअल, तो ऑब्वियस सी बात है ये बजट ईयरली बनता है, एवरी ईयर यहाँ पे बनता है। और जब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो ईयर फॉलो होता है वो हमारा कौन सा ईयर फॉलो होता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। टेक्निकली 2 ईयर्स होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, दूसरा जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को शुरू होता है एंड 31 दिसंबर को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पे माना जाता है। तो इंडिया में जब बजट बनाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है वो यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये फाइनेंशियल बजट सबसे पहले बनाता कौन है, आपकी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बनाते हैं। कब बनता है, तो एवरी ईयर ये बजट जो है बनाया जाता है। कौन सा ईयर फॉलो होता है, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है वो यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इस एनुअल बजट को, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे बनाते हैं और आपके पार्लियामेंट में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। राइट, जब ये बजट बनता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को यहाँ पे बनाते हैं, तो उसमें 2 चीजें बेसिकली होती है। एक, गवर्नमेंट के डिफरेंट रेवेन्यू कंपोनेंट्स, मतलब गवर्नमेंट की इनकम कहां से आती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आता है। देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है मेनली टैक्स एंड नॉन टैक्स कंपोनेंट से आता है। एक तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस चार्ज करते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, टोल टैक्स है। तो ये सारे जो फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो एक गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि टैक्सेस अल्टीमेटली जाते किसको है, गवर्नमेंट को जाते हैं। तो एक पैसा गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा
टैक्सेस से आता है जो लोग यहाँ पे डिफरेंट चीजों पे डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे करते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट का इनकम सोर्स है उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करते हैं, डिफरेंट जगहों पे फाइन्स एंड पेनल्टीज चार्ज की जाती है, तो ये भी पैसा जो गवर्नमेंट को जाता है जो टैक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, फाइन्स फीस पेनल्टीज के फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस होती है, कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है उसकी फीस होती है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते तो उसकी पेनल्टी लगती है। तो ये सारा जो फीस है, पेनल्टीज है, फाइन्स है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो भी उनका एक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू और उसके सोर्सेस यहाँ पे गिवन होते हैं, सिमिलरली गवर्नमेंट इन पैसों को खर्च कहां पे करता है। देखिए बेटा एक चीज को समझिए, गवर्नमेंट के पास अगर कोई भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है, उनको उनकी इनकम नहीं है, उनका प्रॉफिट नहीं है कि वो उसको अपने घर लेकर जाए। गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आता है उनका काम होता है इन पैसों को देश के लिए, देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना एंड कोशिश करना कि इन पैसों का सही इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वो एक कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहां पे ला सके। तो इनकम कितनी आई, साथ ही साथ आप खर्च कहां, कितना, कौन से सेक्टर में करोगे, ये भी आपको यहाँ पे आपके फाइनेंशियल बजट में दिखाना होता है। जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। कौन सा ईयर बेटा फॉलो करते हैं? तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। और जब मैं कहती हूँ फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को यहाँ पे खत्म होता है। राइट, याद रखना यूनियन बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के लिए, सो दैट वो इकोनॉमी में जो अलोकेशन ऑफ फंड्स है, जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, मैनेज कर सके, बेसिकली बैलेंस बना सके कि उनके पास कितने पैसे हैं और उसको कहां पे कब कितने इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए बेटा एक चीज को समझिए, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगे, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, आपके हाथ में जितना भी पैसा है, आपके हाथ में जितनी भी इनकम आई है डिफरेंट सोर्सेज से, उन पैसों को आप कहां कब कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे एजुकेशनल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, बहुत सारे बेटा सेक्टर्स है। तो उन सेक्टर्स में उनकी नीड के मुताबिक, उनकी ग्रोथ एंड इंपॉर्टेंस इन एन इकोनॉमी के मुताबिक ये फंड्स को यहाँ पे दिया जाता है या अलोकेट किया जाता है। कि मान के चलो मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, तो 1 रुपया में से 30 पैसा इसको, 10 पैसा इसको, 8 पैसा इसको, इस तरीके से आपके फंड्स को यहाँ पे अलोकेट किया जाता है। और यही अलोकेशन आपका यहाँ पे फाइनेंशियल बजट दिखाता है। वापस रिपीट करती हूँ, फाइनेंशियल बजट कौन बनाता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पे पार्लियामेंट में बनाकर प्रेजेंट करता है। एवरी ईयर ये फाइनेंशियल बजट बनता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स का पूरा यहाँ पे हिसाब किताब होता है। और साथ ही साथ इसमें हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जहां पे हम ये बजट को थोड़ा सा भी इन डिटेल, उसके कंपोनेंट्स को थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे समझते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है कि जब मैं यूनियन बजट की बात करूं तो यूनियन बजट को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, बट इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड है मलॉर्ड कि यहाँ पे हम एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स लेते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीव्स का मतलब क्या है कि मुझे एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड मतलब एक तरीके से मेरे जो एक्सपेक्टेड रिसीव्स है या एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है वो कितना होगा, एंड साथ ही साथ जो मेरा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट सेक्टर्स, वो यहां पे कितना होगा। ठीक है, देखिए बेटा जब भी हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो मैं एक एस्टिमेट लगा रही हूँ, एक अंदाजा लगा रही हूँ कि मुझे एस्टिमेटेड इनकम कितनी आएगी और उसका मैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर डिफरेंट जगहों पे कितना यहाँ पे करूंगी। याद रखना ये हमेशा एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे होता है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, या तो दैट पर्टिकुलर, याद रखना हम कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, तो हम हमेशा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं यूनियन बजट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट बनाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, उसमें हमेशा एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ही होता है फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एस्टिमेटेड ही होता है, ठीक है, एक्चुअल्स नहीं, एस्टिमेटेड। ओके, चलिए बेटा आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा
कि किस तरीके से आपका यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम या रिसीव्ड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको बताया जाता है, राइट। अब ये जो है एस्टिमेट्स है फॉर द ईयर 2023 एंड 24, ठीक है, मतलब आने वाला जो साल है। अभी तक क्या 2023-24 खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024 में, बराबर है। बट 1 अप्रैल से 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की अगर बात करूं, तो गवर्नमेंट ने उसके पहले ही उसके एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स का यहाँ पे एक बजट बना दिया। मतलब हम फोरकास्ट करके इसको बना रहे हैं, इसीलिए ये एस्टिमेटेड है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आउट ऑफ 1 रुपी दैट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट, ठीक है, मतलब अगर मैं कहती हूं कि मुझे 1 रुपया इन द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट यहां पे आता है, तो मेरा 1 रुपया कहां से आता है? तो उन्होंने कहा 1 रुपए में 15%, जो 15% है या 15 पैसे है या 15% है, वो मुझे इनकम टैक्स से आता है, ठीक है। 7% जो है मुझे कहां से आता है? तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है। बाकी 15% कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। बाकी 17% जो है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से यहां पे आता है। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे मेरे टैक्स के सोर्सेस ऑफ इनकम है। इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारा पैसा जो है कहीं ना कहीं किससे आ रहा है? तो मेरे टैक्स से आ रहा है, ठीक है। अब बचा कुचा जो है 34% जो हमने बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज दी है, मतलब उधारी पे पैसा दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। उसके अलावा हमारा ये जो नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है, बाकी के पैसे वहां से आएंगे। तो आउट ऑफ टोटल 1 रुपी जो हमारे पास आता है, कहां से कब कितना पैसा आएगा वो हमें यहाँ पे गिवन है। अब ये 1 रुपी को आप 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, 100,000 करोड़ कैसे भी कंपेयर कर लो, आपको आंसर यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है। तो परसेंटेज के बेसिस पे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि भाई आउट ऑफ 1 रुपी जो हमें आता है, कहां से कितना पैसा आता है, कितना इनकम टैक्स से आता है, कितना इंटरेस्ट से आता है, कितना कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, कितना जीएसटी से आता है। ये आपको एक कंपैरिजन गिवन है कि आपके सोर्सेस ऑफ रिसीप्ट जो है, कहां से कब कितना एस्टिमेटेड रिसीप्ट आपको कौन से सोर्स से आता है, ठीक है। अब ये तो मैंने रिसीप्ट देखा कि कहां से कब कितना पैसा आता है, लेकिन जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपका टोटल यहाँ पे रिसीप्ट है, रेवेन्यू है, जो आपको यहाँ पे टैक्स नॉन टैक्स से आता है, उसको आपको देश के लिए, देश के सेक्टर्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए यहाँ पे खर्च करना है। तो इसीलिए सेकेंड जो पार्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर को लेकर यहाँ पे बनाते हैं कि आउट ऑफ 1 रुपी दैट वी स्पेंड, 1 रुपया अगर हम खर्च कर रहे हैं तो कहाँ कितना खर्च करेंगे, ठीक है। तो एवरी 1 रुपी जो हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जो हम खर्च करते हैं, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, उसमें से 20% इंटरेस्ट हम पे करते हैं, ठीक है। अपने जो खर्चों को कंप्लीट करने के लिए, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट भी बोरोइंग्स करती है, गवर्नमेंट भी डेट लेती है, गवर्नमेंट भी कर्जा करती है। बोरोइंग्स कर्जा करती है, डेट लेती है, तो जाहिर सी बात है उनको भी यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो उसमें से 20% ऑफ 1 रुपी आपका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। उसके अलावा जो आपके स्कीम्स है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करती है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, तो उसमें आपका 9% चला जाता है। बाकी जो आपका डिफेंस है उसमें 8% जाता है। जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो है, उसमें 17% जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स के लिए 9% जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो पेंशन देती है उसके लिए 4% जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे मुझे बताया गया है कि मुझे 1 रुपए में से कहां से कितना इनकम आता है और उस 1 रुपए को हम कहां पे कब कितना खर्च करते हैं। समझने वाली बात यह है कि मुझे प्लान करना पड़ता है कि इन सोर्सेस से मेरी इनकम आ रही है, अब उसमें से मैं कहां कितना अलोकेट करूंगी, कहां कितना मैं यहाँ पे खर्च करूंगी। है मेरे पास बेटा 1 ही रुपया, तो 1 रुपए में से कहां कितना खर्च करना है मुझे सोचना होगा, मुझे प्लान करना होगा, क्योंकि मुझे इसी 1 रुपए में अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है, ठीक है। चलिए
आगे जाते हैं बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट, कि भाई ये बजट हर साल जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ये बजट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने देखा होगा तो जब ऐसे बजट आने वाला होता है, जब बजट का यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आते हैं, सभी लोग ऐसे टीवी पे ना सब तने बैठ जाते हैं, ठीक है। इसका क्या कारण है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये बजट इतना इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज जो बेटा आपको यहाँ पे समझनी है कि इंडियन यूनियन बजट जो हम यहाँ पे बनाते हैं, या टेक्निकली जो हम यहाँ पे बजट बनाते हैं, वहां पे हम कौन से सेक्टर में कितना खर्च कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को कितना यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, कौन से सेक्टर को यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बेसिकली वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिसाइड करता है। गवर्नमेंट आपका बजट जितना वेल प्लान बनाएगी, जितने अच्छे से बनाएगी, जितने सोच समझ कर बनाएगी, उतना ज्यादा चांस है कि आपकी कंट्री उतने जल्दी ग्रो एंड डेवलप करेगी, ठीक है। तो बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और यही बजट जो आप बनाते हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निर्भर करता है, क्योंकि जितने वेल प्लान्ड आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे उतना ही वेल प्लान्ड आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू अचीव दिस द गवर्नमेंट अलोकेट्स रिसोर्सेज टू वेरियस सेक्टर्स। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देखिए बेटा इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है इंडिया में, राइट। अब मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिखना चाहूंगी क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स है। तो मेरे पास तो जो भी रेवेन्यू है या रिसीव्स है वो लिमिटेड है। आपने देखा कि भाई मेरे पास है तो 1 ही रुपया, अभी 1 रुपए में से मैं कहाँ कौन से सेक्टर में अलोकेट करूं, ये यहाँ पे मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका बजट यहाँ पे बताता है कि जो भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को कितना देगा, एजुकेशन को कितना देगा, हेल्थ को कितना देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना देगा, डिफेंस को कितना देगा। अब देखिए एक चीज को समझिए, जिस सेक्टर को ज्यादा फंड्स मिलेंगे ना, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके पास ज्यादा फंड्स है, ज्यादा फाइनेंसेस है, वो उतना ज्यादा ग्रो एंड डेवलप कर पाएगा। तो ये भी बजट में इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रहा है और यहाँ पे फंड्स अलोकेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या है, द बजट ऑल्सो एम्स टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड रिड्यूस पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन सोशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा था पिछले ही स्लाइड में कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है उसमें से कुछ हद तक जो उनका एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च करता है, पॉवर्टी हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, ठीक है, लोगों को यहाँ पे नौकरी मिले इसके लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत सारी जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, उनको लॉन्च करता है सो दैट देश में गरीबी कम हो सके, एजुकेशन स्प्रेड हो सके, हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके, लोगों को यहाँ पे पेट भर के खाना मिल सके एंड सो ऑन। तो कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स होती है बेटा जो यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करती है, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत हद तक खर्चा होता है, राइट। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनियन बजट इज टू मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। देखो बेटा एक चीज को समझिए, एक कंट्री की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ते गया, महंगाई बढ़ते गई, तो जाहिर सी बात है इसका कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही खराब इंपैक्ट होता है, बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, तो ये तो नेगेटिव फैक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स पे, सेक्टर्स पे, पॉलिसीज पे इसके लिए भी खर्चा करता है सो दैट हम ये जो बैलेंस इन द कंट्री है वो बनाए रखें और अपने देश को, अपने कंट्री को ऐसे कोई भी डाउनफॉल से यहाँ पे बचाने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट क्या है, टू अचीव दिस द गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस मेजर्स सच एज इंक्रीजिंग टैक्सेस, reducing subsidies and rationalizing government expenditure। अब कहने का मतलब ये है कि मैंने ये तो कह दिया कि स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, पर गवर्नमेंट इसको कैसे करता है। तो जब भी कंट्री में मेजर इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में चेंजेस कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंट्री में महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने का या महंगाई बढ़ने का सबसे एक मेन कारण होता है लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं।
डिमांड अगर बढ़ जाती है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, तो हर चीज के यहाँ पे दाम बढ़ जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करता है, गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा देता है। देखो बेटा एक चीज को समझो, मैं आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे समझा रही हूँ। कभी भी हम यहाँ पे डिमांड कब करते हैं, तो डिमांड का, जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी यहाँ पे बताया था, तो डिमांड एंड जो आपकी इनकम होती है, टेक्निकल टर्म्स में इसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, बट मैं आपको बस यहाँ पे इनकम कह लूंगी। तो यहाँ पे डिमांड एंड इनकम के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होती है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। कौन सी रिलेशनशिप होती है मेरे दोस्त, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होती है। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई तो जाहिर सी बात है उनकी जो डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। अगर उनका डिमांड इंक्रीज हुआ और मैं कह रही हूं कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, या जितने से डिमांड बढ़ रहा है उतने से आपका सप्लाई अगर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे केस में इसका क्या रिजल्ट होगा, तो ऐसे केस में हर एक कमोडिटी के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और इसकी वजह से कंट्री में क्या आएगा, तो कंट्री में इन्फ्लेशन आएगा या कंट्री में यहाँ पे महंगाई जो है बढ़ते जाएगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड को कंट्रोल करना है। डिमांड कंट्रोल करूंगी तो सप्लाई से मैच अगर हो जाएगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएंगे या कंट्रोल हो जाएंगे। पर डिमांड को कैसे कंट्रोल करो, लोगों को जबरदस्ती करो, फोर्स करो कि नहीं आप इतना ही ले सकते हो, नहीं आप डिमांड नहीं कर सकते, नहीं आपको नहीं खरीदना है, नहीं कर सकती। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि लोगों की इनकम को यहाँ पे मैं कंट्रोल करूं। लोगों की ये जो बढ़ती इनकम है, उनके हाथ में ज्यादा पैसा है जिससे वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसको मैं कंट्रोल करूं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करता है, तो इस केस में गवर्नमेंट इंक्रीज इन टैक्सेस कर देता है। अब ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि पहले मेरी जो इनकम है वो 100 रुपए थी, जिसमें गवर्नमेंट 10% मेरे से टैक्सेस लेता था। तो गवर्नमेंट को 10% टैक्सेस देने के बाद मेरे हाथ में कितने पैसे बच जाते थे, तो मेरे हाथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 रुपए जो है यहाँ पे बच जाते थे। अब ये 90 रुपए से जो भी मैं खरीदना चाहूँ, जो भी मैं डिमांड करना चाहूँ, मैं कर पा रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस यहाँ पे बढ़ा दिया। मेरी इनकम तो सेम है, पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, पर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ाकर 10% से 20% कर दिया। अब मुझे 100 में से 20 रुपए टैक्स के तौर पे देने पड़ रहे हैं, तो मेरे हाथ में कितने रुपए बच रहे हैं, 80 रुपए बच रहे हैं। तो पहले मैं 90 रुपए से चीजें खरीद पा रही थी, अब मैं सिर्फ 80 रुपए से खरीद पा रही हूँ। हाथ में पैसे कम है तो कम चीजें खरीदूंगी, मतलब डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट बेटा बहुत सारी अपनी टेक्निक्स को अपनाता है, अपने बजट्स में, फिस्कल पॉलिसीज में यहाँ पे चेंजेस करता है, जिससे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके और एक कंट्री में यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट में ऑल्सो टेक स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्टेबलाइज द कंट्री। देखो बेटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए। हर कंट्री की गवर्नमेंट सोचती है कि हम अपने देश में इनकम को कैसे बढ़ाए, अपने देश की इनकम को कैसे इंक्रीज कर पाए, बिकॉज अगर हमारे हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो हम उसको ज्यादा कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च कर पाएंगे। तो इनकम बढ़ाने के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। टैक्स अब बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपके ही लोगों को दिक्कत आएगी, तो ये तो आप ज्यादा कर नहीं सकते। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री यहाँ पे होता है उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर बेटा हम कंट्री के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं तो आपके कंट्री में जो फॉरेन कैश इनफ्लो है ना, या फॉरेन करेंसी जिसको हम कहते हैं, तो आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ जाता है। बेसिकली आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा आपके देश में यहाँ पे आता है। सिमिलरली जो आपकी कंट्री में एफडीआईज है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स।
ठीक है। तो आपकी कंट्री में जो भी यहाँ पे एफडीआईज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, इनको भी बेटा यहाँ पे इंक्रीज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपकी कंट्री में फॉरेन कंपनीज आती है, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो उससे आपके गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलना, आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो एंड डेवलप होना, आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना एंड गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेस इंक्रीज होना, ऐसे कई फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिससे आप अगेन अपनी कंट्री को यहाँ पे स्टेबलाइज कर पाते हो। एक्सपोर्ट से आने वाले रेवेन्यू से कंट्री अपने इंपोर्ट्स का भी खर्चा उठा पाती है, इंपोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे पे कर पाती है। कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि गवर्नमेंट अपने बजट के द्वारा, बजट में चेंजेस के द्वारा, बजट में एडिशन यहाँ पे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके एक कंट्री में बैलेंस बनाने का, स्टेबलाइज करने का, उसके जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसको रिड्यूस करने की भी कोशिश यहाँ पे करती है। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है द इंडियन यूनियन बजट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी प्रायोरिटीज एंड पॉलिटिकल एजेंडा। देखो बेटा, आपने बजट में कौन से सेक्टर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन किया, गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करी, इससे आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कौन से सेक्टर की ग्रोथ को यहाँ पे चाह रहा है, ये भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो या बता सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है कि 2021-22 का जब यूनियन बजट बना था, तब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्च यहाँ पे किया था। जैसे कि इसमें मुझे पता था कि हाँ बाबा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेन एरिया है, उसके अलावा हेल्थ केयर का बजट बढ़ाया था। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, कोविड का पीरियड था तो हेल्थ केयर का तो बजट बढ़ाना बनता ही था। उसके अलावा जो रूरल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, उसके लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस किया था, राइट। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे ज्यादा पैसा आउट ऑफ द 1 रुपी इंफ्रास्ट्रक्चर को अलॉकेट किया है, हेल्थ को अलॉकेट किया है, तो इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रहा है और इसको ग्रो एंड डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, राइट। साथ ही साथ 2021-22 का जब यूनियन बजट बना था, तो काफी सारी पॉलिसीज यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के लिए, इनोवेशंस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पे बनाई गई थी, जो एक आपको सोच दिखा रहा था गवर्नमेंट की कि हम अपनी कंट्री को यहाँ पे सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाह रहे हैं। इंपोर्ट्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करके हम मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज लॉन्च कर रही है, कौन सी सेक्टर्स को ज्यादा फंड्स अलोकेट कर रही है, इससे गवर्नमेंट की क्या सोच है, किन चीजों को वो प्रमोट कर रही है, किन चीजों के ऊपर फोकस कर रही है, प्रायोरिटाइज कर रही है, इसका भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है द यूनियन बजट हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। चाहे हम रेसिडेंट्स हो, बिजनेसेस हो, या फिर डिफरेंट सेक्टर्स हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक रेसिडेंट के ऊपर, हर एक चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे यहाँ पे कोई एक कंपनी का ओनर हो, सभी के ऊपर बेटा ये बजट के कोई ना कोई इंप्लीकेशन या इम्पैक्ट होते हैं। और इसीलिए जब भी बजट अनाउंस होता है ना, लोग ऐसे टीवी में ऐसे तान के बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि पता है भाई इसमें कुछ होगा जो मेरे लिए शायद अच्छा भी हो सकता है, शायद बुरा भी हो सकता है, तो सब चीजें सुननी होती है। टैक्स बढ़ा दिया, अरे धत्तेरी की ठीक है, तो ये चीजें ना सोचना समझना बहुत जरूरी है, इसका आपके ऊपर इम्प्लीकेशन मतलब असर होता है, और इसीलिए ये बजट्स को लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज है, अब उनके अगर टैक्स रेट को चेंज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो उनका यहाँ पे जाहिर सी बात है नुकसान हो गया, टैक्स कम कर दिया तो उनके लिए फायदेमंद हो गया, अब उनकी सब्सिडीज बढ़ा दी तो फायदेमंद है। तो कहीं ना गवर्नमेंट जब ये टैक्सेस, ये सब्सिडीज, ये पॉलिसीज, ये प्रोग्राम्स लॉन्च करता है ना, तो उसका असर आपके ऊपर होता है, कभी फायदेमंद भी हो सकता है, कभी नुकसानदायक भी हो सकता है। अब जैसे गवर्नमेंट ने बिजनेस को सब्सिडी बढ़ा दी, तो बिजनेस बोलेगा ये सब्सिडी ज्यादा, पैसे ज्यादा, सब्सिडी ज्यादा, पैसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पे होती है। ओके, चलिए बेटा फिर हम यहाँ पे आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जिसमें कहा गया है कि जो भी आपकी इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स है, ये भी इस बजट को, इसके अनाउंसमेंट्स को काफी क्लोजली यहाँ पे मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि बाबा इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि जब भी बजट अनाउंस होता है उसका असर स्टॉक मार्केट की प्राइसेस, डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज रेट्स, इसके ऊपर भी होता है। तो बजट का जो इम्प्लीकेशन है ना, जो असर है, वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है।
अगर ये बजट बहुत ही वेल प्लान्ड है ना, तो इसका असर डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर, डिफरेंट बॉन्ड्स के ऊपर, डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर, डिफरेंट लोगों के ऊपर पॉजिटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। सिमिलरली इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो होते हैं, जो यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, उनको भी यहाँ पे टैक्स रेट्स और डिडक्शंस अगर यहाँ पे चेंज होते हैं तो उसका असर यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आपका टैक्स जो आप पे कर रहे हो और ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। अगर डिडक्शंस बढ़ा दिए गए तो हो सकता है आप डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स को यहाँ पे सेव कर सको, अपने टैक्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं बचा सको। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप यहाँ पे स्टडी करोगे, जो कि है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनियन बजट। मतलब जब मैं एक बजट बनाती हूँ, या आपके कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है जब वो एक बजट बनाते हैं, तो बजट में डिफरेंट पार्ट्स में ये बजट बनाया जाता है। तो कौन से डिफरेंट पार्ट्स है, कौन से डिफरेंट चीजें हैं जो इस बजट में यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। 3 मेजर कंपोनेंट्स है, तीनों को हम यहाँ पे डिटेल करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पे रेवेन्यू बजट, देन है कैपिटल बजट, देन है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। और ये तीनों को हमें यहाँ पे सुपर डुपर इन डिटेल यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए भाई, तो हम करते हैं शुरुआत। तो हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं विद द फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम जो यहाँ पे करेंगे दैट इज योर रेवेन्यू बजट। ठीक है, एक ही बजट के 3 पार्ट्स है, ऐसे नहीं समझना कि 3 अलग बजट बनते हैं, बनता एक ही है इंडियन यूनियन बजट जिसको हम कहते हैं, पर उसको 3 भागों में या 3 कंपोनेंट्स के तौर पे यहाँ पे बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट या सबसे पहला भाग जो यहाँ पे बनता है दैट इज योर रेवेन्यू बजट। अब जब मैं बेटा यहाँ पे रेवेन्यू बजट की बात करूं तो रेवेन्यू बजट में एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। जब मैं बच्चा रेवेन्यू बजट की बात कर रही हूँ तो रेवेन्यू बजट में आपके रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट as well as revenue expenditures of the government यहाँ पे दिखाया जाता है। जब मैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहती हूँ, ये क्या है बताऊंगी। रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, जैसे इनकम टैक्स है या गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या टोल टैक्सेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को यहाँ पे मिलते हैं वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया जो फाइन्स है, पेनल्टीज है, फीस है जो गवर्नमेंट चार्ज करता है ऑन डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोसेसेस, वो एक तरीके से गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे बन जाता है। रेवेन्यू बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनियन बजट है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू है एंड उनका कितना एक्सपेंडिचर प्लान है वो यहाँ पे पता चलता है कि मुझे अपकमिंग ईयर में, जैसे मैंने कहा था, कौन सा होगा, तो दिस विल ऑलवेज बी एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेटा ये एस्टिमेटेड वर्ड है ना, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटेड मतलब आने वाले साल का एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अभी तक आया नहीं है, आने वाले साल का है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का यहाँ पे बताया जाता है कि आने वाले साल में, कमिंग ईयर में क्या और कहां से हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट उसको कहां पे, कौन से सेक्टर में, कौन से एरियाज में यहाँ पे खर्च करेगा। ठीक है, अब इसी रेवेन्यू बजट में जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स जिसमें हम यहाँ पे टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू को समझेंगे, प्लस जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको हमें यहाँ पे डिटेल में करना है। ठीक है, पहली चीज जब मैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स की अगर बात करूं तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में टैक्स एंड नॉन टैक्स आया, राइट। तो ऐसे केस में भाई गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है कहां कहां से आता है, गवर्नमेंट की इनकम या रेवेन्यू सोर्सेस कहां कहां है। मेजर सोर्स तो एक ही है जिसको हम कहते हैं टैक्सेस। ठीक है, अब बेटा जब मैं यहाँ पे टैक्सेस की भी बात करती हूँ ना, तो टैक्सेस में भी एक आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं एंड दूसरा आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, राइट। तो पहला गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है बेटा, तो टैक्सेस है। टैक्सेस में भी डायरेक्ट टैक्सेस भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी यहाँ पे है। उसके अलावा जो डिफरेंट ड्यूटीज, फीस एंड बाकी लेवीज जो हम चार्ज करते हैं, जैसे पेनल्टीज है, फाइन्स है, जो हम चार्ज करते हैं, जो गवर्नमेंट को सीधा ये पैसा जाता है, उसको हम यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में यहाँ पे जब मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूं, देखो बेटा टेक्निकली यहाँ पे क्या बताया गया है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे कहती हूँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट,
जब मैं कहती हूं गवर्नमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट में दो मेजर कंपोनेंट्स है जो आपको यहाँ पे समझने हैं। एक जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्स, राइट, एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्स एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीव्स है, जो गवर्नमेंट को रिसीव होता है, जो पैसा यहाँ पे आता है, वो दो तरीके से आता है। एक जो कि है आपका यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्सेस से पैसा आता है। दूसरा है आपका यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस के अलावा जो बाकी सोर्सेस है, फीस है, फाइन्स है, पेनल्टीज है, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पे जाएगा। टैक्सेस भी दो सब टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्सेस भी दो तरीके के हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टेक्निकली रेवेन्यू बजट में ये कंपोनेंट्स इस तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं या इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम आउट किए जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीव्स देखेंगे, जहां पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव्स कितना पैसा आने वाला है टैक्स से एंड नॉन टैक्स से, उसको हम पहले यहाँ पे डिटेल समझने वाले हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू रिसीव्स में दो मेजर सोर्सेस है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो टैक्स रेवेन्यू बेसिकली यहाँ पे होता क्या है? टैक्स रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट है, जहां पे मेजर जो पैसा है गवर्नमेंट का टैक्सेस के द्वारा ही आता है। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है, सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट यहाँ पे माना जाता है। जब मैं कहती हूँ टैक्सेस, तो टैक्सेस में आपके डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों इंक्लूडेड है। अब बच्चे पूछेंगे मैम वो तो ठीक है, टैक्स तो सुना था, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है ऐसे टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहे हो। जैसे आपकी अगर इनकम टैक्स है तो आपकी सालाना जो भी इनकम हुई, अगर वो टैक्सेबल इनकम है तो उसमें से टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देते हो। जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स है, तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी है उसका जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ अगर वो टैक्सेबल है तो वो डायरेक्टली वो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को दे देता है। ऐसा टैक्स जो आप अपनी इनकम से, अपने प्रॉफिट से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो। ठीक है, जबकि अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे, बट आप अगर कोई भी गुड्स को परचेस कर रहे हो, वो गुड्स में टैक्स है, आप गुड्स की कीमत दे रहे हो जिसमें एक पार्ट ऑफ टैक्स है, तो वो टैक्स किसको जा रहा है? तो वो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आप सर्विस टैक्स पे करते हो, कस्टम ड्यूटी पे करते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे करते हो, एक्साइज ड्यूटी पे करते हो, ये सर्विसेज एंड कमोडिटीज के ऊपर चार्ज किए हुए टैक्स है। आप गुड्स को लेते हो तो इनडायरेक्टली उसमें से एक पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। आप पैसा गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये गुड्स एंड सर्विसेज में जो पार्ट ऑफ टैक्स है उसके द्वारा ये पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है, टैक्स बेटा क्यों जरूरी है, या टैक्स को वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के जितने भी टोटल रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स है ना, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में से 70% ऑफ द टोटल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स से आता है। जी हाँ, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 30% आउट ऑफ द टोटल अमाउंट है, बाकी 70% ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट यहाँ पे कहां से आ रहा है बॉस? टैक्स से आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या समझा, रेवेन्यू बजट क्या है, जिसमें यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे गिवन होता है, एस्टिमेटेड वाला फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। ओके, रेवेन्यू रिसीव्स मतलब गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेस दो है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स दो तरीके के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो पैसा आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, इनडायरेक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीदते हो उसके द्वारा जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों माना जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड है
उसमें से 70% वूपिंग 70% यहाँ पे टैक्सेस से आता है। ठीक है, बट बाकी का 30% बेटा कहां से आ रहा है? तो बाकी का 30% तो यहाँ पे आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ना। तो ये 30% क्या कम होता है क्या 10? नहीं। तो जब मैं यहाँ पे बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करूंगी तो नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनफ्लो है फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्स के अलावा कोई भी अगर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है, टैक्स के अलावा अगर कोई भी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो अगर मैं कहती हूँ फीस पेड फॉर सो एंड सो, गवर्नमेंट का कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अगर मैं कहती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये गवर्नमेंट का कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? टैक्स रेवेन्यू है। क्लियर है? हाँ, फिर मैं पूछती हूँ कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? तो डायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। सर्विस टैक्स ये कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू अदर देन टैक्सेस, टैक्सेस के अलावा अगर गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसे आते हैं तो मैं उसको यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहूंगी, चाहे वो कोई भी सर्विस के ऊपर फीस चार्ज की गई हो, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगी हो एंड सो ऑन। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी डिविडेंड्स है, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किया है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, तो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, या यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंटरेस्ट रिसीव्स है, जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई भी देश को या कोई भी कंट्री को यहाँ पे एक तरीके से पैसा उधारी पे दिया है, ठीक है, लेंडिंग ऑफ मनी किया है, पैसा उधारी पे दिया है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला देश इंटरेस्ट तो देगा, तो ये भी गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जैसे रेलवेज, तो रेलवेज का जो भी यहाँ पे प्रॉफिट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में आता है, जो अगेन एक नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बन जाता है। ये टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है यहाँ पे 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड बनता है, राइट। तो टोटल गवर्नमेंट में जो भी रेवेन्यू रिसीव्ड आता है उसमें से 70% टैक्सेस से आता है, दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कंबाइन, और बाकी जो 30% है वो यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है, राइट। चलिए आगे चलते बेटा, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रेवेन्यू रिसीप्ट्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीप्ट्स रादर मैं कहूंगी फॉर द ईयर 2023-24। तो ये जो इंडियन यूनियन बजट बनाया गया है फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर दैट इज 2023, जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है अप टू 31 मार्च 2024, तो उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे गिवन है। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू इज 1804793, ठीक है, तो दिस इज 10 लाख, मतलब 18,04,793। अब जाहिर सी बात है दिस माइट बी इन क्रोड्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है दैट इज 3,65,112। तो टेक्निकली आप देखोगे तो जो आपका टैक्स रेवेन्यू है वो मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड है, और ये आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है दिस इज योर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये जो ब्लू पार्ट है ना ये आपका कौन सा है? तो ये आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, राइट। और ये जो आपका ऑरेंज पार्ट है ये क्या है? तो ये आपका यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू है। तो इस बेसिक डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड टैक्स से कितना आता है और नॉन टैक्स से कितना कम आता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू बजट तो हमने पढ़ लिया, जो कि था आपका यहाँ पे रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है वो तो देख लिया, बट गवर्नमेंट इन पैसे को खर्च कहां पे करता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट से आने वाला पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जैक्टली स्पेंड कहां पे करता है? तो जब मैं कहती हूँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस हेड्स, गवर्नमेंट जो डिफरेंट चीजों पे यहाँ पे खर्च करता है, जैसे कि सैलरी एंड वेजेस। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट यहाँ पे कंपनीज है या डिफरेंट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि रेलवे के एम्प्लॉइज, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उनको भी सैलरीज वेजेस यहाँ पे देने होते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट का खर्चा है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे बोरोइंग्स करती है अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए, अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को यहाँ पे स्पॉन्सर करने के लिए, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो वो आपकी इनकम या रेवेन्यू है, पर जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर
बन जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, पेंशन देती है, ग्रांट्स देती है, तो ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक कॉस्ट है, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है। तो आउट ऑफ ऑल द रेवेन्यू रिसीव्स, गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर है डिफरेंट चीजों पे यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक शीट गिवन है। ठीक है, अब जस्ट इसको यहाँ पे गो थ्रू करके भी समझ सकते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पे दिखाती है। जैसे कि वन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पेंशन, तो पेंशन के ऊपर एस्टिमेटेड 2023-24 में खर्चा होगा इतना। ठीक है, कितना होगा? तो दैट इज 2,34,359 करोड़। ठीक है, उसके बाद डिफेंस पे खर्चा कितना होगा? तो 4,32,720 करोड़। उसके बाद जो गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडीज देती है, जैसे एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइजर्स है, फूड है, पेट्रोल है, इसके ऊपर जो सब्सिडीज देती है उसका यहाँ पे खर्चा। उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी जो डिफरेंट पॉलिसीज है, जैसे यहाँ पे किसान योजना है, कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए जो खर्च होता है, एजुकेशन सेक्टर के लिए जो खर्च होता है, डेवलपमेंट के लिए जो खर्च होता है, तो ये सारे जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ऑफ 2023 है वो कुछ इस तरीके से बेटा यहाँ पे गिवन है। देखिए कितने सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, जहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और इसका अगर आप टोटल देखोगे तो इट इज 45,03,097 करोड़। जी हाँ, 45 लाख करोड़ एंड अबाउ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का फॉर द ईयर 2023-24। ठीक है, चलिए बेटा आगे जाते हैं फिर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं तो यस, ये गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उसको हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, पेंशन, डिफेंस एक्सेट्रा के ऊपर यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर मैं यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ। अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करूं, पहले हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर देख लेते हैं फिर उसके चार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा अगर मैं यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट प्लान्स या प्रोग्राम्स लॉन्च किए होते हैं उसके ऊपर एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ये जो डिफरेंट स्कीम्स है, डिफरेंट पॉलिसीज है लॉन्च करती है लोगों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए गवर्नमेंट एवरी ईयर डिफरेंट स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करती है। अब जाहिर सी बात है स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या स्कीम्स के ऊपर काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। तो ये पहले से प्लान्ड होता है कि ये स्कीम पे इतना खर्चा होगा, ये स्कीम पे इतना खर्चा होगा, ये स्कीम पे इतना खर्चा होगा। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स, प्लान्स, पॉलिसीज के ऊपर यहाँ पे होते हैं। बट यहाँ पे बेटा जब मैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस है, जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स है, सब्सिडीज है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आती है। अब देखिए कंट्री का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नेशनल सिक्योरिटी का यहाँ पे सवाल आता है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे माना जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारा यहाँ पे कर्जा लेती है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, तो वो भी फिस्कल मैनेजमेंट में आता है। अब आप जो डिफरेंट सेक्टर्स को सब्सिडी देते हो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है। सिंपल वे में अगर प्लान नॉन प्लान समझना ना तो इतना समझो कि जब हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लान्स है उसका खर्चा, उसके अलावा जो बाकी सारा खर्चा है, चाहे पेंशन हो, ग्रांट्स हो, सब्सिडीज हो, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, सब कुछ आपका यहाँ पे नॉन प्लान में जाता है, सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट एक्सपेंडिचर देखोगे ना, एवरी ईयर वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, एवरी ईयर। आप एक यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन देख लो ना यार, एक बेसिक कंपैरिजन देख लो। 2021-22 में एक्सपेंडिचर, 2022-23 में एक्सपेंडिचर और 2023-24 में जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है।
तो एवरी ईयर अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं एवरी ईयर आपका यहाँ पे रेवेन्यू या उसका सोर्स बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट होते जाता है। ओके चलिए, अब यहाँ पे प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के अलावा और एक कंपोनेंट बन जाता है जिसको हम अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे कहते हैं। अगर आप यहाँ पे इस शीट को भी देखोगे ना तो इसमें भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे मिसलेनियस या अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है यहाँ पे एक तरीके से दिखेंगे, ठीक है, अदर्स। ओके तो ये अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होता है? जब मैं अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो गवर्नमेंट के वेरियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे पेंशन्स है, ठीक है, ग्रांट्स है, लोन्स है, एक्सेट्रा। तो इसको हम यहाँ पे अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे कहते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ना दो ही मेन याद रखने हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। अनप्लान्ड में मेजर कंपोनेंट किधर जाता है? डिफेंस में, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। मेन इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अदर एक्सपेंडिचर्स में बेटा यहाँ पे जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स है, जो गवर्नमेंट पेंशन देता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट है ऑफ द इंडियन यूनियन बजट जो हम बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। वापस एक बार क्विक आपको बता दूं, सबसे पहले हमने इंडियन यूनियन बजट को समझा, देन हमने देखा कि इंडियन यूनियन बजट में 3 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ लिया है दैट इज रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में 2 चीजें आपको समझनी होती है, रेवेन्यू रिसीव्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीव्स मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम कहाँ से आता है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव्ड। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव्ड गवर्नमेंट के 2 तरीके से यहाँ पे अर्निंग सोर्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है, 70% वहीं से पैसा आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर यहाँ पे बात करें तो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट फाइन्स है, फीस है, पेनल्टीज है, लेवीज है, उससे जो पैसा आता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो सिर्फ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट है, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव्स अर्न की है, उसको गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करेगा, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीव्स का एक बहुत बड़ा जो चंक ऑफ मनी है, जो पैसा है बहुत सारा, वो यहाँ पे अपनी जो प्लान्स है, डिफरेंट स्कीम्स है, जो पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट ने अपने देश के लिए अनाउंस की है, उसके ऊपर यहाँ पे खर्च कर देता है, जिसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके अलावा जो बाकी सारा बच जाता है, जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, ये सारा किस में जाता है, तो ये यहाँ पे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी ग्रांट्स है, जो पेंशन्स पे करते हैं, वो अदर एक्सपेंडिचर्स में यहाँ पे जाता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कैपिटल बजट कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल बजट अगेन यूनियन बजट का ही सेकेंड कंपोनेंट है या सेकेंड पार्ट है। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में यहाँ पे फर्क क्या है? तो रेवेन्यू बजट गवर्नमेंट के जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स है, जो इमीडिएट उनको एवरी ईयर यहाँ पे पे करना है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करती है। जो ईयरली उनकी रिसीप्ट्स है, जो ईयरली उनके एक्सपेंडिचर्स है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करती है। बट जब मैं कहती हूँ कैपिटल बजट, तो कैपिटल बजट को हमेशा लॉन्ग टर्म एसेट्स के मुताबिक यहाँ पे बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है, एक्सपेंडिचर्स है, उसके ऊपर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो भी खर्च करती है, जो कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है बट इमीडिएट नहीं, इन द लॉन्ग रन बेनिफिट देता है, ये सारे कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे कैपिटल बजट में डालते हैं। तो आप देखोगे तो अगर कैपिटल बजट की स्पेसिफिकली बात करें तो बेटा कैपिटल बजट जो है यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस के मुताबिक या लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव के मुताबिक या लॉन्ग टर्म सोच के मुताबिक यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कैपिटल बजट में जो कंपोनेंट्स है वो भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एक जो आपका एक्सपेंडिचर है ऑन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं जैसे कि रेलवेज, तो उसके ऊपर जो खर्च होता है वो यहाँ पे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बेटा कहती हूँ प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन सेम है, जो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्कीम्स में पैसा खर्च होता है, उसको हम यहाँ पे प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। चलिए
आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब हाँ, यहाँ पे बच्चे एक चीज कहते हैं कि मैम यहाँ पे पॉलिसीज तो वही की वही लिखी हुई है यार, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैम सब कुछ तो वही की वही लिखा है। एक चीज को समझो, अगर आप कोई भी पॉलिसी या प्लान अनाउंस करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक पॉलिसी में मल्टीपल चीजें होती है जिसके ऊपर खर्च होता है। जैसे वो पॉलिसी को, प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, तो उसके ऊपर खर्च होता है, उनकी सैलरी, उनके वेजेस खर्च होते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसके ऊपर खर्च होता है, उसके लिए डिफरेंट आपको लोन देने पड़ सकते हैं, तो उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, वो आपका खर्च हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकता है कि आपको मशीनरी चाहिए, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके ऊपर खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल इक्विपमेंट चाहिए, उसके ऊपर खर्च होगा। तो अगर इस प्लान में कोई भी आपका खर्च हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कोई भी खर्चा है जो इमीडिएट एक्सपेंडिचर है, जैसे जो आप सैलरी वेजेस वगैरह दे रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू प्लान एक्सपेंडिचर है, उसमें यहां पे जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं सेकेंड पार्ट पे आती हूं, जो कि है नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है ऑन डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज एक्सेट्रा, ये आपके यहाँ पे अगेन नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। तो डिफेंस में भी बेटा बहुत सारी ऐसे जो मशीनरीज है, टैंक्स है, ये चीजें हम खरीदते हैं, रफेल जेट्स है, टैंक्स है, शिप्स है, क्रूजेस है, ये भी हम यहाँ पे खरीदते हैं। इसका जो बेनिफिट है हमें इन द लॉन्ग रन होता है, इन द लॉन्ग टर्म होता है, ये सारे आपके कैपिटल एसेट्स है, तो उसके ऊपर जो भी खर्च होता है कहीं ना कहीं वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में यहाँ पे आता है, राइट। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवेज है एंड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, गेल है, सेल है एंड सो ऑन। तो इन कंपनीज के ऊपर जो भी गवर्नमेंट का खर्च होता है उसको हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सपेंडिचर में डालते हैं, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे अगेन प्लान्ड है, अनप्लान्ड है या तो नॉन प्लान्ड है, एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, उनके ऊपर जो भी खर्च होता है उसको हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सपेंडिचर्स में डालते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक आपको ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं गिवन है, तो आप जैसे देख सकते हो विद द ग्रोइंग टाइम एवरी ईयर जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे इंक्रीज ही होते जा रहा है, ठीक है। 2023-24 का एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 13.7 लाख करोड़। ये करोड़ नहीं है, ये लाख करोड़ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो खर्च होता है ना बेटा वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पैसा होता है। आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो फिक्स एसेट्स में जो भी खर्चा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और बहुत ज्यादा पैसा होता है, राइट। 13.7 लाख करोड़ का खर्चा एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023-24 में यहां पे बताया गया है, 13.7 लाख करोड़। ओके चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, जो नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे समझोगे या पढ़ोगे, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। चलिए ओके तो सबसे पहले जब मैं फिस्कल डेफिसिट कहती हूं तो फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली क्या होता है, पहली चीज तो आपको ये समझनी है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे बेसिकली एक गैप होता है बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज उसका टोटल रेवेन्यू। बेसिकली अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मैं कहती हूं कि गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू इज 800 करोड़, ठीक है। जो भी सारे रेवेन्यू सोर्सेस है, चाहे वो टैक्स हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो भी रेवेन्यू सोर्सेस है, टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का यहाँ पे 800 करोड़ है। अब गवर्नमेंट का अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर देखूं, चाहे वो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर लेट अस से यहां पे 1500 करोड़ है, ठीक है।
मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू से 800 करोड़ रुपए आ रहे हैं, बट मेरा जो टोटल खर्च है वो खर्च कितना है, तो 1500 करोड़ का खर्च है। अरे रे 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 रे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास 700 करोड़ रुपीस की डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कम पड़ जा रहे हैं, कम है, रिडक्शन है, डेफिसिट है कि नहीं? जी हाँ। तो यहां पे इसको एक तरीके से कहते हैं द फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको एक तरीके से कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कम पड़ जाती है और उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, कंपेयर टू द रेवेन्यू यहाँ पे ज्यादा होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट को यहाँ पे कम पड़ जाता है, राइट? चलिए, तो यहां पे बेटा गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो एक गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू है। इंडियन बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट को एक तरीके से बोरो करना पड़ता है सो दैट वो अपने खर्चे को उठा सके या अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे पूरे कर सके, उसको यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट कहता है। जाहिर सी बात है कि मेरे पास 700 करोड़ की डेफिसिट है, 700 करोड़ मुझे कम पड़ रही है, तो इन पैसों का मैं क्या करूंगी, तो इनको मैं यहाँ पे बोरो करके अपने एक्सपेंडिचर्स को कंप्लीट करूंगी, अपने खर्चे को यहाँ पे कंप्लीट करूंगी। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्स को यहाँ पे देखता है और उसके एक्सपेंसेस को देखता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस फिस्कल ईयर का जो डेट है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेवेन्यू रिसीव्स देखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे, उसके बीच में जो गैप है उसको यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, राइट? अब ये जो कंपोनेंट है ना कहीं देखता है कि गवर्नमेंट खुद अपने खर्चे कितने यहाँ पे उठा पा रहा है। ठीक है, अब जो नहीं उठा पा रहा है वो उसको जाहिर सी बात है यहाँ पे बोरो करना होगा, बट याद रखना प्राइमरी डेफिसिट में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नहीं लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पास्ट डेट यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो पहले जो आपने कर्जा लिया है, पहले जो आपने डेट लिया है, जो अभी आपने चुकाया नहीं है, उसके ऊपर आप रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो, उसको यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट में नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन पास्ट बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट में, प्राइमरी डेफिसिट में नहीं लिया जाता है, सिर्फ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू लेते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पास्ट डेट के अलावा बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे तो जैसे गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, आपने अगर प्रीवियसली यहाँ पे देखा था, जैसे मैंने बताया था कि एवरी ईयर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और उसी स्पीड से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना बढ़ते जाने के कारण कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी है वो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। अगर मैं 2023 से 2024 भी कंपेयर करूं ना तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हुआ है, बट मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, बहुत ही कम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑब्वियसली एक बेहतरीन चीज है, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे साइन है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है थोड़ा सा अभी यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है। अगर आप 2022 और 21 को तो कंपेयर करोगे ना तो भाई फिस्कल डेफिसिट जो है बहुत ही इंक्रीज हुआ था। ठीक है, फास्टर इंक्रीज हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ था, जो कि नेगेटिव था। तो टेक्निकली हमने अपने जो रेवेन्यू सोर्सेस है उसको यहाँ पे बैलेंस किया, रेवेन्यू सोर्सेस को बढ़ाया और उससे जो हमारे डेफिसिट है विद ग्रोइंग टाइम हमने उसको बैलेंस आउट करने की, स्टेबल करने की, रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश की है, जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे है, राइट? अनदर कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट है, जो हमने प्राइमरी डेफिसिट में इंक्लूड नहीं किया था। प्राइमरी डेफिसिट में हमने क्या बोला था कि सारे एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम यहाँ पे नहीं लेंगे, राइट? तो ये जो भी इंटरेस्ट बर्डन है जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स के ऊपर यहाँ पे आता है, राइट? जो कंट्री की फ्यूचर बोरोइंग एबिलिटी है ना उसके ऊपर बेटा यहाँ पे असर करता है। अगर आप बोरो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप इतना कर्जा ले चुके हो कि आप कर्जे में पूरी तरीके से डूब चुके हो। और अगर ऐसा समय आता है ना तो आगे जाके जो कंट्री की फ्यूचर एबिलिटी ऑफ बोरोइंग होती है ना वो रिड्यूस होते जाती है। धीरे धीरे लोग आपको कर्जा देना बंद कर देंगे और आपको यहाँ पे कर्जा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा और आप अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे, राइट?
तो फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट होता है विच इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स, जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। ये कंपोनेंट गवर्नमेंट की इनएबिलिटी टू फाइनेंस दिखाता है कि आप अपने खर्चे खुद से नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको बोरोइंग्स करके आपको अपने खर्चे को निकालना हो रहा है, या आपको अपने खर्चे को यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको यहाँ पे बोरो करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हम नहीं लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब हम कौन सा एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट में हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स लेंगे, जो कि है रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे उसको रेवेन्यू डेफिसिट में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंसेस बेटा यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो चीज भी अगेन यहाँ पे याद रखना। तो प्राइमरी डेफिसिट में हम इंटरेस्ट ऑन पास्ट बोरोइंग्स या इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस लोन्स कंसिडर नहीं करते, और रेवेन्यू डेफिसिट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करते। कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, उसका जो भी खर्चा है वो हम यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, भले हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है हम हमारे प्राइमरी डेफिसिट में इंक्लूड नहीं कर रही है, पर इसका लॉन्ग टर्म में कंट्री की बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है। टेक्निकली बेटा अगर आज आपने ज्यादा कर्जा ले लिया तो फ्यूचर में आप यहाँ पे कर्जा और नहीं ले पाओगे, आपको लोन मिलना बंद हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में कंट्री के एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे, ये दिक्कत आपको जरूर यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आपका गिवन है। दिस इज योर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, एंड दिस इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट है हमारा यहाँ पे करीबन 7,79,022, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज 10,31,021। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक्चुअल डेफिसिट फॉर द ईयर 2023-24 यहाँ पे गिवन है। तो दोनों डेफिसिट्स आपको देखने हैं, प्राइमरी डेफिसिट एज वेल एज रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे आपको देखना है। रेवेन्यू डेफिसिट इमीडिएट एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे नहीं पे कर पा रहे हो, वो आपको यहाँ पे दिखाता है कि जो भी आपका टोटल पैसा टैक्स एंड नॉन टैक्स से आ रहा है, उससे आप आपके जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, रीसेंट ईयर की अगर बात करें तो इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक मेजर कंसर्न रहा है। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो कहाँ 2021 में हमारा डेफिसिट था और वहां से कहाँ 2023-24 में पहुंच चुका है। ठीक है, 22 और 23 से हमने थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनाया है, बट फिर भी वो अगर 2021 से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा है। तो भाई डेफिसिट बढ़ते जाना कोई अच्छी सिग्नल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो एक्चुअल खर्चा है ना, जो आपका जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू योर रेवेन्यू। तो आपका रेवेन्यू काफी नहीं हो पा रहा है, आपका खर्चा यहाँ पे नहीं उठा पा रहा है, राइट। इसका एक मेन कारण था कोविड-19, जिसके वजह से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो गई। कोविड के वक्त इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन या हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन में एक डाउनफॉल आया था। डिफरेंट सेक्टर्स जैसे हेल्थ सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेंडिंग हो गई थी। डिफरेंट सेक्टर्स में बिजनेसेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ था, तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लॉस हुआ था। लोगों के धंधे पानी बंद हो गए थे, इनकम बंद हो गया था, तो भाई टैक्स देंगे तो देंगे कहां से, प्लस गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, तो रेवेन्यू सोर्स कम हो गया, खर्चा बढ़ गया, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है वो पीरियड में तो यस फिस्कल डेफिसिट जो है वहां पे इंक्रीज हो चुका था। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं 2021-22 में फिस्कल डेफिसिट 9.5% ऑफ द टोटल जीडीपी था, मतलब जितना भी आपका जीडीपी है उसका 9.5% आपका डेफिसिट यहाँ पे था। जबकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट था वो 6.8% यहाँ पे था। ठीक है, फॉर 2021-22।
मतलब अगर इन दोनों साल को कंपेयर करोगे तो इंप्रूवमेंट था। 2021-22 में 9.5% था, 2021-22 में 20-21 में 9.5 था, 21-22 में 6.8% यहाँ पे हो गया था। ठीक है, लेकिन परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट जो है लेटेस्ट बजट ऑफ 2023 में यहाँ पे अगेन जो है डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली एक गुड साइन है। देखो बेटा, एक चीज को समझो, एक सिंपल लॉजिक आपको मैं बता रही हूं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू and decreasing fiscal deficit, ये दोनों जो है एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर वो ज्यादा करेगा, स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा आएगा। दूसरा, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आप अपने खर्चे खुद निकाल पा रहे हो, बोरोइंग कम कर रहे हो तो इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, कर्जा कम होगा तो फ्यूचर बोरोइंग आपका ज्यादा हो सकेगा और कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस की बात करें तो यस, यहाँ पे हमने रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं लिया था। कैपिटल एक्सपेंसेस अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट है। ये जो कैपिटल एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इसके ऊपर यहाँ पे खर्चा किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कोई भी कंट्री को यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर requires huge amount of funds। ठीक है, देखो बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स है, तो कंपैरेटिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जो आपको पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस फंड चाहिए होता है, वो भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है बॉस। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे तो उससे आपका फिस्कल डेफिसिट ही इंक्रीज होने वाला है। तो इस चीज को बेटा बहुत ही ध्यान से करना जरूरी है, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को वेल प्लान करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, कैपिटल एक्सपेंसेस करके आप अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध एक्सपेंडिचर करो और यहां पे आपका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज हेवीली टू फाइनेंस इट्स स्पेंडिंग, इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट। अब गवर्नमेंट अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग करेगा तो टेक्निकली यहाँ पे जो बोरोइंग है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रेडिट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब देखो, हर चीज डिमांड सप्लाई के ऊपर होता है। अगर क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर क्रेडिट का सप्लाई यहाँ पे ज्यादा है, डिमांड कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर क्रेडिट मांगते जा रहा है, बोरोइंग करते जा रहा है, तो यहाँ पे बोरोइंग की डिमांड बढ़ेगी। अगर सप्लाई उतना ही है तो होगा क्या, इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट एंड लोन्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स कम हो गया तो इसका ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा ना। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि चाहिए उतना बोरोइंग करो और यार धत्तेरी की क्या फर्क पड़ रहा है, बोरोइंग करते जाओ, खर्चा करते जाओ। नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होता है। इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो यस, लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कम करके सेविंग्स के ऊपर चले जाता है, एंड सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होंगे तो कंट्री के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे होगा। प्लस आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे बोरोइंग्स कर रहे हो, बोरोइंग्स करके यहाँ पे अपने खर्चे को निकाल रहे हो, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा है ना, गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है ना, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, उससे इन्फ्लेशन भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब यहाँ पे ज्यादा पैसा बोरो कर रहा है तो बोरो करके मार्केट में मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ा देगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, एंड प्राइसेस इंक्रीज होंगे मतलब कंट्री में क्या आएगा, कंट्री में एक तरीके से महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन यहाँ पे आ जाएगा। और इन्फ्लेशन आया तो भाई इकोनॉमिक सिचुएशन फिर यहाँ पे खराब होते जाएगी।
ठीक है, ये चीज को याद रखना। कहने का मतलब यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्या बताई गई है पता है? हमें लगता है कि गवर्नमेंट क्यों ना ये प्रोजेक्ट्स को बोरोइंग्स करके कंप्लीट करे, क्यों ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्विकली डेवलप करे, क्यों यहाँ पे रूरल एरियाज को क्विकली डेवलप नहीं करता? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी के बावजूद भी गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट्स करना चाहता है तो एक ही ऑप्शन है, उधारी पे पैसा लेकर करो। एक लिमिट तक उधारी लोगे तो कंट्री के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट अगर आप यहाँ पे बोरोइंग्स बढ़ाते जाओगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही आपके देश के ऊपर होने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस होंगे, बिजनेसेस में डाउनफॉल आएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा, फ्यूचर बोरोइंग कैपेसिटी आपकी रिड्यूस होगी, नेगेटिव इफेक्ट ही आपकी इकोनॉमी पे आने वाला है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो वेल प्लान्ड होना, सोच समझ के करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023-24 का जो यहाँ पे इंडियन यूनियन बजट यहाँ पे बना है उसको एक तरीके से यहाँ पे सप्तऋषि कहा गया है। सप्त इज 7, ठीक है, तो ऐसे 7 एरियाज है जिसके ऊपर 2023-24 का यहाँ पे जो बजट है उसने यहाँ पे एक तरीके से फोकस किया था। इस बजट के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको एक सेपरेट यहाँ पे सेशन में मैं कवर करना चाह रही हूँ। इसके लिए वो छोटा सा वीडियो यहाँ पे आपको एक सेपरेट तरीके से यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बट सप्तऋषि ये नाम इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 2023-24 का जो बजट बना है 7 प्रायोरिटीज के साथ 7 चीजों के ऊपर 7 कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करके यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहला कंपोनेंट है यहाँ पे रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है। उसके बाद है आपका यूथ पावर, उसके बाद है आपका फाइनेंशियल सेक्टर को एक ग्रोथ देना, उसके बाद है ग्रीन ग्रोथ मतलब जो नेचुरल एनर्जी है, जो इको फ्रेंडली चीजें हैं उसके ऊपर फोकस करना, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ऐसे सेक्टर्स जिसमें पोटेंशियल टू ग्रो है उनको एक बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करके इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका मिल बांट के यहाँ पे डेवलपमेंट करना, डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट करना। ये बेसिक यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से फोकस किया गया है, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट्स है, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा डिटेल वीडियो बनाने वाली हूं जहां पे मैं की हाइलाइट्स ऑफ द इंडियन यूनियन बजट ऑफ 2023-2024 यहां पे आपको जरूर बताने वाली हो, ठीक है। बट आज का जो सेशन है इंडियन यूनियन बजट का हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोबारा आगे के सेशन में बहुत ही जल्द जरूर मिलेंगे। इंडियन यूनियन बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बहुत ही इसमें इजीली विजिबल है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस करिएगा क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे स्कोरिंग चैप्टर आपका यहाँ पे है। जैसे मैंने वादा किया है कि जो इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स ऑफ द इंडियन यूनियन बजट ऑफ 2023-24 उसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो जरूर दे दूंगी, तो बहुत ही जल्द उस वीडियो के साथ मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगी, ठीक है। बट आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा बहुत ही जल्दी मिलेंगे, बट तब तक तैयारी करते रहिएगा और तैयारी में कोई कमी यहाँ पे आने मत दीजिएगा क्योंकि इस बार जो हमारा एम है कि CSEET हमें करना है यहाँ पे पार, वो हमें जरूर पूरा करना है, ठीक है। बट आज के सेशन के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर।